नमस्कार दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लेखपाल एग्ज़ाम के लिए टेस्ट नंबर 10 रहेगा दोस्तों और फुल कंप्लीट टेस्ट रहेगा। लेखपाल एग्ज़ाम को निकालना हमारा मेन मोटिव है। उसी प्रकार दोस्तों टेस्ट में भी हमको एक अच्छा स्कोर करना है और टेस्ट के माध्यम से ही लेखपाल एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। इसलिए टेस्ट को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिए शुरू से आखिर तक। यदि आपने इस टेस्ट को छुआ तो पूरा ही वॉच कीजिएगा। चलिए, प्रैक्टिस से दोस्तों निश्चित सफलता मिलने वाली है। चलिए बने रहिए क्लास में। आरंभ करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी दी गई थी दोस्तों 23 मई। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी लाहौर षड्यंत्र कांड में। देश के लिए आज़ादी लड़ी है दोस्तों इन्होंने, हम सभी जानते हैं। ऐसे वीर शहीदों को नमन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? कैबिनेट मिशन, वेवेल प्लान, साइमन कमीशन रिपोर्ट, क्रीपस मिशन की विफलता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रीपस मिशन की विफलता की प्रतिक्रिया में ही भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 1942 में। ऑप्शन के माध्यम से भी क्वेश्चन को हल कर सकते थे। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था और वेवेल प्लान जो है ये 1945 में आया था। साइमन कमीशन रिपोर्ट जो 1928। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 4 है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राइट विकल्प है ऑप्शन बी, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, राज्यों में विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रतिक्रिया के तहत किया जाता है? तो विधानसभा का जो सृजन होता है वो होता है दोस्तों अनुच्छेद 169 के तहत, अनुच्छेद 169 के तहत ही राज्यों में विधान परिषद का सृजन किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? तो दोस्तों 14 दिनों तक राज्यसभा इस विधेयक को रोक सकती है। बी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। बी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 9 है, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? चुनाव याचिका पर ध्यान से कीजिए। तो चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग को ही है। डी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, संघ की राजभाषा से संबंधित है अनुच्छेद 343। प्रश्न नंबर आपका 11 है, भारत एवं विश्व का भूगोल। एंथ्रासाइट कोयला का सर्वोत्तम प्रकार होता है। कोयले का जो सर्वोत्तम प्रकार होता है वो एंथ्रासाइट कोयला होता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। जबकि कोयले का सामान्य प्रकार निम्न में से कौन सा है? बिटुमिन्स, लिग्नाइट, कोक या पिट? सामान्य प्रकार पूछा गया है तो ए विकल्प यहाँ पर राइट रहेगा, बिटुमिन्स है। और घटिया क्वालिटी का जो कोयला होता है वो पिट होता है। प्रश्न नंबर आपका 12 है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली का है गुरु शिखर। सी विकल्प यहाँ पर सही था। प्रश्न नंबर आपका 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता एवं जैव भार वाला बायोम है? कम जैव विविधता को दर्शाता है उस बायोम का चयन करना है। टुंड्रा बायोम। बी विकल्प सही है। यदि आपने इसको चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। बात हो रही है दोस्तों भारत की, और भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख। ए विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर आपका 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से उद्भव होता है
नर्मदा नदी का। यहाँ पर दोस्तों बी विकल्प सही है। अब आ जाते हैं हम दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। उल्टे यू आकार का कुजनेट वक्र दर्शाता है। आपको ऑप्शन बी और सी में से आंसर चुनना है। जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, आय की असमानता बढ़ती है और तब गिरती है। क्या ये सही है? या फिर जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, आय की असमानता घटती है और तब गिरती है। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल भाई सही चुना है। इसको याद रखना है, जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, आय की असमानता भी बढ़ती है। तो यहाँ पर बी सही था। प्रश्न नंबर आपका 17 है, मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करें, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को बढ़ावा दें और नवाचार का प्रोत्साहन करें। यह कौन से एसडीजी का लक्ष्य है? दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट की खास बात क्या है कि आपके बिल्कुल सिलेबस पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट है। सिलेबस पैटर्न से एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं है। एसडीजी जो लक्ष्य हैं, इनको प्रत्येक एसडीजी का लक्ष्य आपको याद रखना है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा एसडीजी 9। सी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रत्येक साइड में आप एक एसडीजी से प्रश्न देख रहे होंगे। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? बैंक दर, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। रेपो दर या रिवर्स रेपो दर से? डी को भी काट सकते हो। यदि भाई आपने आंसर चुन लिया है और यदि आपने आंसर चुना है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। रिवर्स रेपो दर से ही भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का विस्तार किसका परिणाम है? राइट विकल्प होगा वैश्वीकरण का। डी सही था। शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विषयों से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है परंतु लगा सकते हैं। चालू खाता या चालू लेखा, ए विकल्प यहाँ पर सही है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। कुछ क्वेश्चन पर आप रिक्स भी ले सकते हो। और व्याख्या तो नहीं करेंगे दोस्तों क्योंकि ये टेस्ट है। व्याख्या करने से ज़्यादा समय लगेगा। टेस्ट कम समय में हम कंप्लीट करने वाले हैं। कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस नए मंच को दिया गया नाम क्या है? ई रकम या ई सेवम? बताइए दोस्तों क्या आंसर रहेगा? ई रकम है, यानी कि ए विकल्प यहाँ पर सही है। अच्छा क्वेश्चन था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू हुई थी? तो आपको अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना को कंप्लीट करना है क्योंकि स्टैंडर्ड परसेंटेज एग्जाम में प्रश्न बनने वाला है। यदि आपने आंसर चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही चुना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना, मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? यूपी में मिड डे मील आरंभ हुआ था 1 अगस्त 1995 में। डी विकल्प यहाँ पर सही है। पीएम डिजिटल हेल्थ आईडी आई कार्ड, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा कब की गई? 15 अगस्त 1920 को। नहीं याद है तो कोई बात नहीं दोस्तों, याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15 अगस्त 1920 को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। अप्रैल 2020 में किसने तालाबंदी के दौरान खाद्यान्न और पेरीसेल्स खराब होने योग्य के परिवहन की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? आप आंसर चुन सकते हैं। मैंने भी दोस्तों आंसर चुना था ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह तोमर। बी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है आपका। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। इस ब्रिज का नाम क्या है? तो राइट है दोस्तों चिनाव ब्रिज। चिनाव नदी पर है चिनाव ब्रिज, ऑप्शन सी सही है। भारत सरकार ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? दस्तखत, आशा, उम्मीद, विश्वास? तो राइट है उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया है। वक्फ बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है, क्या पता एग्जाम पूछ ले। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2025 के फाइनल मुकाबले में आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किस टीम को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था?
तो सभी जानते हैं पंजाब किंग्स को इसमें हराया गया था। सी विकल्प यहाँ पर सही है। 2025 के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 2026 के क्वेश्चन भी आपको कम्प्लीटली तैयार कर लेने हैं। भारत के हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली ओपल सुचेता चुआंग का संबंध किस देश से है? तो थाईलैंड देश से इनका संबंध है। बी विकल्प यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित 26वें एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 25 पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राइट विकल्प ऑप्शन बी है दूसरा। दोस्तों करंट अफेयर में 5 में से क्या आपके 4 सही हुए? कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मेरे दोस्तों 4 कंप्लीट सही हुए थे। प्रश्न नंबर आपका 31 है, मंगलयान उपग्रह मंगल पर कब पहुंचा? 24 सितंबर 2014 में पहुंचा था ये। डी विकल्प यहाँ पर सही है। भारत का प्रथम शैक्षिक उपग्रह कौन सा है? राइट विकल्प ऑप्शन ए है ईडूसैट। इसको आप याद कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो हम सभी जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, एरो इंडिया प्रदर्शनी किससे संबंधित है? एरो इंडिया की बात हो रही है। अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी या रक्षा एवं एरोस्पेस? यदि आपने भी यहाँ सूझबूझ के साथ में ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। रक्षा एवं एरोस्पेस से संबंधित है एरो इंडिया। नेक्स्ट, भारत की पहली पनडुब्बी संचालित पनडुब्बी अरिहंत किस तकनीकी का उदाहरण है? अरिहंत किस तकनीकी का उदाहरण है ये? तो उसको भी ध्यान से आंसर को चुनिए। परमाणु संचालित पनडुब्बी है। यदि बी विकल्प चुना है तो बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, आपने ऑप्शन बी चुना है। परमाणु निवारण बी सही है। आ जाते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन। जरा भी लगे सेशन काम का है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक दिन के बाद में दोस्तों प्रैक्टिस सेशन होता है, एक दिन छोड़ करके, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के संबंध में कौन सा कथन सही है? एनडीएमए राहत वितरण का प्रत्यक्ष कार्य करता है। एनडीएमए एक वैधानिक निकाय है। एनडीएमए आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीतियाँ, योजना तथा दिशा निर्देश बनाता है। सी चुनिए या फिर डी चुनिए, बताइए दोस्तों कौन सा आंसर रहेगा? डी आपने चुना है तो सही है, पहला गलत है। तो ये एक वैधानिक निकाय है, इसको नोट करना है। और एनडीएमए आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीतियाँ, योजना और दिशा निर्देश बनाता है। ये इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इजी है दोस्तों, ये देश की राजधानी नई दिल्ली में ही है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, इसका मुख्यालय। 100% आपदा प्रबंधन से 2 से 3% एग्जाम में आएंगे। टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? तो राइट विकल्प होगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर ए विकल्प सही है, पश्चिमी घाट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 20.95% अर्थात 21% के लगभग होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। प्रश्न नंबर आपका 40 है, निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? तो यहाँ पर ओजोन द्वितीयक प्रदूषक होता है O3, ये इसका प्रतीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राइट विकल्प है, नागपुर महाराष्ट्र। दोस्तों घटना चक्र की पर्यावरण की बुक है, उसको कंप्लीट कर सकते हो आप, या कोई भी यूट्यूब चैनल आपको पढ़ा रहा है उससे भी आप पर्यावरण को फटाक से कंप्लीट कर लीजिए। दोस्तों प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1992 का जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। सी विकल्प यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है रेडोन गैस। डी विकल्प सही है। इस प्रकार के प्रश्न को गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए हमको जो है ना पर्यावरण में
10 में से 9 तो बिल्कुल 100% सही करने हैं। मैंने यहाँ 10 में से 9 किए हैं और आप भी कर रहे होंगे। ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। विश्व में किस वृक्ष को पर्यावरण का आतंक या संकट माना जाता है? तो ये है यूकेलिप्टिस। सी विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तथ्य सम्मिलित नहीं है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आता, बिल्कुल सही है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2005 लिखा है, जो कि गलत है, 2002 होना चाहिए था। तो डी यहाँ पर सही आंसर है। अब हम चलते हैं दोस्तों, इसको बाद में कर लेंगे, हिंदी पर आ जाते हैं। पहले थोड़ी कंप्लीट कर लेते हैं। किस समूह में सभी शब्द रंग के पर्यायवाची हैं? आप ऑप्शन छांटिए। तो सी चुना है तो सही है। दरिद्र, कंगाल, निर्धन, अकिंचन, ये सभी दोस्तों गरीब के पर्यायवाची हैं। इसको याद रखना है। प्रश्न नंबर आपका 57 है। कौन से शब्द में रै व्यंजन नहीं है? मातृ, मूर्धा, कर्म, मातृभूमि। तो डी ऐसा विकल्प है जिसमें रै व्यंजन नहीं है। इसको नोट कर लीजिएगा। पोखर का तत्सम रूप है। पोखर, पोखर किसका तत्सम रूप है? ध्यान से देखिए। तो ये पुष्कर का है। पुष्कर आपका तद्भव शब्द है और पोखर आपका तत्सम शब्द है। ए विकल्प यहाँ पर सही था। आँख का नीर ढल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो राइट है, निर्जल हो जाना। यदि यही चुना है तो बिल्कुल सही चुना है आपने। क्वेश्चन नंबर 60 है। पिछले सेट में क्वेश्चन करा था, पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या है? आप कमेंट कीजिए। सी यहाँ पर सही है, पोर सत्य। ने किस कारक का चिन्ह है? तो राइट विकल्प होगा ऑप्शन ए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ये सभी कारकों के चिन्ह हैं, आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य हैं। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। यहाँ ताज़ा गन्ने का रस बिकता है। दोस्तों आंसर चुनने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ बीच में दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ए और बी में आंसर है। यदि आपने ए चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। ठीक है। दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना परक कविताओं में किसकी प्रधानता है? राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, ओज गुण की प्रधानता है। मनः प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से है? तो स्पष्ट नजर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग हो रहा है। तो ये विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। ए विकल्प यहाँ पर सही है। आमिष को विपरीत अर्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? आमिष को विपरीत अर्थक शब्द बनाना है तो आमिष का विलोम शब्द क्या होता है? निरामिष होता है। तो निर आ जाएगा उपसर्ग यहाँ पर। बी यहाँ पर सही है। बताइए दोस्तों, हिंदी में से आपने कितना स्कोर किया है? क्या आपने 10 किए हैं? देखिए 10 तो इसमें करने लायक थे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 10 नहीं होने चाहिए। और जब 10 होंगे दोस्तों तभी तो स्कोर बनेगा हमारा। यूपी स्पेशल के क्वेश्चन को लगा लेते हैं। इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि 20 क्वेश्चन का मामला है एग्जाम में। सील घर मर्दा परीक्षण संस्थान कहाँ है? वाणी से आप जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं यूपी स्पेशल को। प्रयागराज प्रयागराज इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसको प्रारंभ किया गया था 2001 में, यानी कि यहाँ पर सी राइट है। उत्तर प्रदेश का आधिकारिक रूप से नवीनतम जिला कौन सा है? नवीनतम जिला पूछा जा रहा है तो हापुड़ है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर था। मिट्टी में खारापन या क्षारता की समस्या का समाधान है? तो ये यूपी के चैप्टर है जो कृषि, उसमें भी आएगा और आपका भूगोल में भी आता है। खेती में जिप्सम का प्रयोग, सी विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो एग्जाम दे रहे हैं यूपी का, तो यूपी में स्थित है। यूपी में है फुलर झील। ए विकल्प यहाँ पर सही था। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? कल वाला सेट यदि आपने किया होगा, मैंने बताया था आपको, थारू जनजाति ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और उत्तराखंड की भी ये सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति है। उत्तराखंड के बाद में दोस्तों यूपी में पाई जाती है और साथ में बिहार में भी ये जनजाति देखने को मिलती है।
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपने आंसर चुन लिया होगा। सबसे पहले जान लीजिए कि नेपाल को यूपी के 7 जिले स्पर्श करते हैं, याद रखना है। जैसे कि श्रावस्ती, ये बिल्कुल करता है भाई, और लखीमपुर खीरी भी करता है। उसके बाद में आप जानते होंगे बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, ये याद रखने। कुशीनगर नहीं करता है, बी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 88 है, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम होती है? राइट विकल्प है मूंग की। मूंग की अवधि जो न्यूनतम होती है, यह फसल दोस्तों 2 से 3 माह में तैयार हो जाती है, इसलिए इसकी न्यूनतम अवधि मानी जाती है। ठीक है। मसूर और चना को समय लगता है 4 से 5 महीने, और अरहर को 6 महीने से 9 महीने तक का समय लगता है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक सिंचाई नलकूप के माध्यम से होती है, इसको भी याद रखना है। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पूर्व मध्यकाल में कोल या कोलई के नाम से भी जाना जाता है? ये जिला आपका है अलीगढ़। डी यहाँ पर सही आंसर था, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी? ये दोस्तों ग्राम्य विकास के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों यूपी स्पेशल के लिए भी। तो उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया गया था 1992 में। यहाँ पर डी विकल्प सही है। किसान वही योजना, यह किसान का विवरण देती है, उसके पास कितनी भूमि खेती योग्य है और उसके पास भू राजस्व है, इसके लिए ये योजना बंद है। सेंट्रल ग्रासलैंड एवं फोल्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो आप आंसर चुनिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है ये? झांसी में है। डी विकल्प यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे या थी? सरोजनी नायडू, बी सही है। किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई थी? 94 का आंसर चुनने का प्रयास कीजिएगा। 2007। चलिए, प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो सहारनपुर जिला है, सी राइट है यहाँ पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? चकबंदी कार्यक्रम लेखपाल का एग्जाम है, चकबंदी से क्वेश्चन पूछा गया है। राइट रहेगा ऑप्शन ए 1954 में। चलिए, पिछली बार ग्रामीण विकास से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए ये क्वेश्चन हमने गलत नहीं किया, हमें पता था 1954। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। तो काला नमक है, डी विकल्प यहाँ पर सही है। किस मृदा को स्थानीय भाषा में रेगुर या काबर या कपाह मृदा कहा जाता है? काली मिट्टी, ऑप्शन बी सही है। कपास के लिए प्रसिद्ध मिट्टी है। प्रसिद्ध बलदेव छठ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? बलदेव छठ मेला है ये। अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है। और कुछ विद्यार्थी जानते होंगे भली भांति, मथुरा, ये सही है। प्रश्न नंबर 100 है, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, ये सही है दोस्तों। इसमें देश के अधिकतम आलू की खेती की जाती है, सही है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। धान के उत्पादन में देश में इसका 30वां स्थान है, तो ये गलत होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। धान के लिए प्रथम स्थान रखता है पश्चिम बंगाल, और यूपी का आता है आपका सेकंड स्थान। ठीक है। तो इस क्लास में दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के नहीं किए हैं और 10 क्वेश्चन DI के नहीं किए हैं, यानी कि 75 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। 75 में से क्या स्कोर रहा है ये कमेंट कीजिएगा। सेशन आपको कैसा लगा है जरूर बताइएगा दोस्तों, और इसका DI और कंप्यूटर अलग से करा दूंगा, कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपको एक अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।